Hello guys, today I am discussing रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर एज पर ऐसे 315। अभी तक ना मैं इंस्टाग्राम पर वीडियो डाल रहा था छोटे छोटे पार्ट्स में, तो मुझे लगा इस प्रोसीजर को मैं पूरा एक बार में समझा दूं। अगर पार्ट कर करके डालूंगा तो वो आपके लिए ठीक नहीं रहेगा कि आप समझ ना पाएँ। तो अब मैं ये वीडियो अपनी यूट्यूब पे डालूंगा और इंस्टाग्राम पे बस एक नोटिफिकेशन डालूंगा कि हाँ, एक वीडियो यूट्यूब पे मैंने डाल दिया है इस प्रोसीजर पे। तो हम स्टार्टिंग करते हैं अपना रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर कैसे लगाते हैं। हालांकि मैं वो सब समझा चुका हूँ, मोटिव वगैरह, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर की मोटिव क्या है और ऑडिट प्रोसीजर कितने होते हैं, मैं सारे बेसिक्स बता चुका हूँ। और इसमें जो भी पॉइंट्स मुझे लगेगा बताने के लिए मैं दोबारा बताऊँगा। ठीक है, तो हम अपने स्टेप बाय स्टेप शुरू करते हैं। ऑडिटर शुड इंक्वायर विद मैनेजमेंट एंड विद अदर्स आइदर इंटरनल और एक्सटर्नल। इस पॉइंट को मैं इंस्टाग्राम पे वीडियो डाल चुका हूँ, तो मेरी रिक्वेस्ट रहेगी आप देख लीजिए, फिर भी मैं इसमें थोड़ा सा समझा दूंगा। देखो, ऑडिटर ना मैनेजमेंट से इंक्वायरी करता है, मैनेजमेंट से जानता है कि अगर कोई प्रोसीजर, मान के चलो उन्होंने सेल्स आइटम में प्रोसीजर लगा रखा है, एक कंट्रोल लगा रखे हैं, तो उस कंट्रोल को एनालाइज करता है। वो किन से वो पहले मैनेजमेंट से पूछता है कि आपने कंट्रोल लगाए हैं सेल्स आइटम में या नहीं लगाए हैं। अगर लगाए हैं तो वो उस कंट्रोल को अंडरस्टैंड करता है कि हाँ, वो कंट्रोल एक्चुअलिटी में एडिक्वेट हैं कि ऑपरेटिंग इफेक्टिव हैं। तो इस तरीके से जब इंक्वायरी करता है तो मैनेजमेंट से कंट्रोल्स पता करता है, हम अंडरस्टैंड करते हैं कंट्रोल कैसे लगे हुए हैं सेल्स में। और अदर्स में फॉर एग्जांपल हम एक्सटर्नल लीगल काउंसिल से पता करते हैं कि ये जो प्रोविज़न कंपनी ने बनाया है वो आपके अकॉर्डिंग ठीक बनाया है या फिर कोई वेरिएंस या फिर कोई चेंजेस हैं। अब अपना सेकंड पॉइंट स्टार्ट करेंगे। ये पहला पॉइंट आप फिर भी अगर इंस्टाग्राम में मैंने डाल रखे हैं अपनी वीडियो, उससे देख लीजिए तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। अब हम अपना सेकंड पॉइंट पढ़ना शुरू करेंगे। ऑडिटर्स शुड यूज एनालिटिकल प्रोसीजर सच एज करेंट ईयर वर्सेस प्रीवियस ईयर वेरिएंस एनालिसिस। अब इस टॉपिक में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि एक एक लाइन में पूरा पूरा ऐसे हमें आना चाहिए। इसलिए मैं थोड़ा ऐसे के दूसरे ऐसे का जो कन्वेंस आएगा वो मैं थोड़ा थोड़ा बता दूंगा, लेकिन फिर भी हम इस चीज़ को जब हम उन बाकी ऐसों को पढ़ लेंगे तब दोबारा जब इसको पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। फॉर एग्जाम्पल एनालिटिकल प्रोसीजर, जैसे अभी हमने बताया, एनालिटिकल प्रोसीजर एज पर ऐसे 520 के अकॉर्डिंग हम देखें तो एक तरीके से एवोल्यूशन of financial information through analyze of polynomial relationship among both financial data and non-financial data। अब polynomial relationship का मतलब होता है लॉजिकल रिलेशनशिप। फॉर एग्जांपल सेल एंड डेटर। अब जितनी सेल्स होंगी उसी हिसाब से तो डेटर होंगे। माना कि सारी सेल क्रेडिट सेल नहीं होती, लेकिन फॉर एग्जांपल मैंने बताया कि सेल अगर हाई है तो डेटर भी तो हाई होंगे। और इसमें क्या होता है, ऑडिटर जो है अपना एक्सपेक्टेशन बिल्ड करता है। अब एक्सपेक्टेशन बिल्ड करता है प्रीवियस डाटा के थ्रू, बजट के थ्रू, जो क्लाइंट अभी नया बजट बनाया था क्लाइंट ने उसके थ्रू, या फिर जो करंट ईयर का जो बजट था उसके थ्रू। उसको इन सब चीज़ों का कंबाइन मिला के एक एक्सपेक्टेशन बिल्ड करता है ऑडिटर। फिर उससे कंपेयर करता है एक्चुअल डाटा जो एक्चुअलिटी में दिखा रहे हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एज पर द क्लाइंट रिकॉर्ड। तब उस हिसाब से हम एनालिटिकल प्रोसीजर यूज़ करते हैं। अब यहाँ पर रैप प्रोसीजर में कैसे यूज़ किया वो मैं बताता हूँ। रैप प्रोसीजर में बोला गया है कि मैं एग्जांपल के थ्रू बताता हूँ कि सेल सपोज करिए प्रीवियस ईयर से 10% ही, 10 से 12% का वो रहा है, 10 से 12% ही बढ़ी है। और अचानक से हमारा इकोनॉमिक एनवायरनमेंट भी सेम है, ना ही इतनी डिमांड बढ़ी ना ही कुछ, फिर भी एकदम से 50% सेल इंक्रीज दिखा रहे हैं क्लाइंट को। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं चांसेस लगते हैं कि रोमम होने की संभावना ज़्यादा है, यानी मटेरियल स्टेटमेंट मिलने की चांसेस ज़्यादा है। तो ये हमारा सेकंड पॉइंट है। अब हम ना थर्ड पॉइंट देखते हैं, परफॉर्म इंस्पेक्शन एंड ऑब्जर्वेशन। अब इंस्पेक्शन क्या होती है, ऑब्जर्वेशन क्या होती है, ये भी जानना आवश्यक है। इंस्पेक्शन का मतलब होता है कोई भी डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करे ऑडिटर, वही हमारा नॉर्मली इंस्पेक्शन होता है। जैसे हम ट्रांजेक्शन होती है उसके जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, ऑडिटर को उन डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करना है कि हाँ, ये ट्रांजेक्शन एक्चुअली में हुई है कि नहीं हुई है, इंस्पेक्शन में आता है। और इंस्पेक्शन में इसके अलावा ये भी आते हैं फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ इन्वेंट्री। फॉर एग्जांपल दिस फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ इन्वेंट्री। अब देखो, ये वाला पॉइंट सीधा अलग है, एज पर ऐसे 501 के अकॉर्डिंग है। यहाँ छोटी जैसे बोलते हैं ना, एक एक लाइन में बहुत सारे ऐसों का कॉम्बिनेशन डाल रखा है इस ऐसे में। तो फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ इन्वेंट्री में क्या होता है, मैनेजमेंट अपनी इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करती है एम्प्लॉय को। अब ऑडिटर देखता है कि जो इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करी गई कि इतनी कैपेबल है कि वो पूरी इन्वेंट्री को कवर कर सकें, और एम्प्लॉय इस इंस्ट्रक्शन को फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं।
ये भी एक देखने का तरीका है ऑडिटर का। तो यहाँ पे इंस्पेक्शन तो समझ में आ गया, ऑब्जर्वेशन देखते हैं। ऑब्जर्वेशन में क्या होता है, कोई भी प्रोसीजर, कोई भी प्रोसेस मैनेजमेंट का पर्सनल आदमी मैनेजमेंट का एम्प्लॉय करता है या फिर मैनेजमेंट खुद उस प्रोसीजर को परफॉर्म करता है, लेकिन ऑडिटर केवल उसको देखता है। जिस तरीके से सपोज करिए एक परचेज की ट्रांजेक्शन होती है, 3 वे मैच होता है, तो एक्चुअलिटी में 3 वे मैच बोलने के लिए है या फिर ये ऑपरेट भी होता है। तो बस ऑडिटर यही देखता है ऑब्जर्व करके कि हाँ जो इन्होंने प्रोसीजर बताया वो प्रोसीजर एक्चुअली में अगर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल सेल हुई, सेल का जो एक्चुअल प्रोसीजर था वो एक बार फेक सेल करवा के एम्प्लॉय से करवाया और चेक किया ऑडिटर ने कि जो प्रोसीजर मैनेजमेंट ने बताया था वो प्रोसीजर एक्चुअलिटी में कंप्लाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अब हम अपना तीसरा पॉइंट पे आते हैं, ऑडिट। जो हम अपना चौथा पॉइंट पे आते हैं, ऑडिटर शुड कंसाइडर इंफॉर्मेशन ऑब्टेन ड्यूरिंग एक्सेप्टेंस और कंटिन्यूस एनालिसिस। अब ये पॉइंट जो है ना किससे लिंक कर रहा है, ऐसे 220 से, ऐसे 220 से साफ साफ लिंक कर रहा है। अब मैं इस पॉइंट को एक्सप्लेन करता हूँ। देखो मैं पूरी कोशिश करूँगा हर पॉइंट को ब्रीफ ले जाऊँ, लेकिन एक एक पॉइंट पे एक एक ऐसे बने हुए हैं, एक एक पॉइंट पे, तो मैं कितना भी कोशिश कर लूँ मैं हर ऐसे को कवर नहीं कर सकता हूँ एक वीडियो में, क्योंकि मैं अभी केवल रैप बता रहा हूँ। अब रैप के बाद मैं एक एक अपने अपने ऐसे पे जाऊँगा और सब ऐसे को इवेलुएट करूँगा, एक्सप्लेन करूँगा अपनी वीडियो में। तो अब इसमें ये है ऑडिटर शुड कंसाइडर इन्फॉर्मेशन ऑब्टेन ड्यूरिंग एक्सेप्टेंस और कंटिन्यूस एनालिसिस। अब क्या होता है इसमें, देखो यहाँ पे एक्सेप्टेंस का मीन्स ये है, सिंपली बता रहा हूँ मैं, कि यहाँ पे प्रोफेशनल रिलेशनशिप एस्टेब्लिश हुआ है करेंट ईयर में क्लाइंट के संग। जब ऑडिट एंगेजमेंट साइन हो जाती है उसके बाद ये ऑडिटर का जो रिलेशनशिप एस्टेब्लिश हुआ है, तो इसको हम एक्सेप्टेंस बोल रहे हैं। मतलब न्यू क्लाइंट के संग हमारा ऑडिटर वाला रिलेशनशिप एस्टेब्लिश हो जाए। और कंटिन्यूस एनालाइसिस का मतलब ये होता है कि रिकरिंग ऑडिट मतलब हम प्रीवियस ईयर का भी ऑडिटर सेम है, करंट ईयर का भी ऑडिटर सेम है। तो इस केस में भी हम देखते हैं कि हम दोबारा इस एंगेजमेंट को परफॉर्म करें कि नहीं करें। अब हम कैसे देखेंगे, हम देखेंगे कि इंटीग्रिटी ऑफ मैनेजमेंट एक्चुअलिटी में जो इंटीग्रिटी है मैनेजमेंट की वो ठीक है कि नहीं है। इंटीग्रिटी का मतलब होता है कि मैनेजमेंट ऑनेस्ट है कि नहीं है अपने वर्क के लिए। फिर हम देखते हैं कि हमारी टीम मेंबर एक्चुअली में कैपेबल हैं कि नहीं कि इस एंगेजमेंट को परफॉर्म कर सकें। और ऑडिटर ये देखता है कि हम इस एंगेजमेंट के जो रिक्वायरमेंट्स है, जैसे एथिकल रिक्वायरमेंट जो होती है एज रिलेटेड टू इंडिपेंडेंस, इसको हम कंप्लाई कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। और कुछ इन्फॉर्मेशन जो हमने प्रीवियस ऑडिट में ऑब्टेन करी होती है उस इन्फॉर्मेशन का हम एक्चुअली में यूज़ है कि नहीं है, इसमें ये भी देखते हैं। तो ये इन बेसिक स्टेप्स को देख के हमें एनालाइज कर पाते हैं कि हमारा रोमम कितना है इस एरिया में। और हम अपना 5वां पॉइंट पढ़ते हैं, अपने रैप पे वापस आते हैं। देखो मैं पूरी कोशिश करूँगा कि हर चीज़ों को समझा सकूँ, लेकिन हमें पूरा इसके ऐसे जब तक हम नहीं पढ़ लेंगे तब तक इस ऐसे के पॉइंट नहीं समझ पाएंगे। एज पर ऐसे 315 रैप के हम पॉइंट को नहीं समझ पाएंगे। धीरे धीरे अगर पढ़ते जाएंगे ना कंटिन्यूसली तो हम समझ जाएंगे इन पॉइंट्स को। तो हम अपना 5वां पॉइंट पढ़ते हैं, ऑडिटर शुड यूज़ प्रीवियस एक्सपीरियंस। पर उससे पहले ऑडिटर को कुछ चीज़ें को ध्यान रखना कि उस जहाँ हम प्रीवियस एक्सपीरियंस यूज़ कर रहे हैं वहाँ कोई चेंजेस तो नहीं है। अगर चेंजेस आए तो उन चेंजेस को देखना है कि इन चेंजेस की वजह से हमारा प्रीवियस एक्सपीरियंस इफेक्ट तो नहीं हो रहा। इफेक्ट हो रहा है तो हमें वो सेम कंप्लाइंस जो हमने पहले करे थे, सेम हमने प्रोसीजर पहले लगाए थे, वो हमें दोबारा लगाना पड़ेगा। बस ये चेक करने के लिए कि हाँ हम यहाँ सिक्योर हैं कि नहीं, मतलब मटेरियल मिसस्टेटमेंट होने के चांसेस कम है या ज़्यादा है। सीधे रोम हाई या लो। अब मैं रोम बार बार बोल तो रहा हूँ, रोमम क्या होता है, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, लेकिन हमें पता ही नहीं है क्या होता है। इसको भी मैं इसके लिए भी एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा कि रोमम क्या होता है, तब हम डिस्कस करेंगे। अभी ये मान के चलो कि रिस्क होने के चांसेस, किसी आइटम में मटेरियल मिसस्टेटमेंट मिलने के कितने चांसेस हैं, सिंपल सा मीन्स अभी ये मान के चलो। और हमारा लास्ट एंड फाइनल पॉइंट है कि ऑडिटर एंगेजमेंट पार्टनर एंड टीम मेंबर डिस्कस ससेप्टिबिलिटी एरियाज ऑफ द एंटिटी फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ससेप्टिबिलिटी मतलब वल्नरेबल टू मिसस्टेटमेंट, मतलब
यहाँ इस आइटम में मटेरियल मिस्टेक, ये जो एरियाज़ होते हैं बहुत कमज़ोर एरियाज़ होते हैं, वहाँ मटेरियल मिस्टेक में होने के चांसेस हमेशा हाई रहते हैं। फॉर एग्जांपल तुम सेल उठा लो, सेल में हम ज़्यादातर कंपनियाँ थोड़ी बहुत मिस्टेक, ज़्यादातर कंपनियों में मिस्टेटमेंट मिलती ही मिलती है मटेरियल मिस्टेटमेंट में। और पर इसे एज्यूम नहीं करा जाता कि हाँ मिस्टेटमेंट होंगी। मैं एक एरियाज़ बताया है, जैसे फॉर एग्जांपल अदर एक्सपेंस में, लीगल एक्सपेंसेस में, यहाँ पे भी मिस्टेटमेंट होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो जो एंगेजमेंट पार्टनर होता है वो अपनी टीम से पहले से डिस्कस करके चलता है कि हाँ इस एंटिटी में, इस क्लाइंट में कौन कौन से एरियाज हैं जिनमें ससेप्टिबिलिटी, मतलब वल्नरेबल होते हैं, यहाँ मिस्टेटमेंट होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो होप ये टॉपिक आपको समझ में आया हो, और ना आए तो आप 2-3 बार देखोगे तब आपको समझ में आ जाएगा। और बाकी तो मैं अभी इस पर वीडियोज़ कंटिन्यू डालता रहूँगा, तो आपको शायद मे बी और अच्छे से समझ में आए।